आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं बच्चों। टॉपिक का नाम है कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होता है? तो कंसंट्रेशन टर्म्स सॉल्यूशन से रिलेटेड होता है। अब सॉल्यूशन क्या होता है? तो जैसे तुम पानी में चीनी मिला दिए तो शरबत बन जाता है। तो ये शरबत हमारा सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है? पानी और चीनी का। पानी को क्या बोलते हैं, चीनी को क्या बोलते हैं? तो पानी को हम बोलते हैं सॉल्वेंट, और उसमें जो घुला चीनी उसे हम बोलते हैं सॉल्यूट। ठीक है। लेकिन जो घुला जिसमें घुला हमेशा इस तरीके से डिफाइन नहीं होता है। मान लो पानी और दूध को मिला दिए, तो पानी और दूध को मिला दिए तो वो भी एक मिक्सचर बन गया, वो भी एक सॉल्यूशन बन गया। तो यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन होगा? तो यहाँ पे जिसका मात्रा ज़्यादा है, अगर सेम फेज है, जिन दो को मिला रहे हो, अगर दोनों का फेज हमारा सेम है तो जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो सॉल्वेंट होता है, जो कम मात्रा में होता है वो सॉल्यूट होता है। ठीक है। अगर फेज अलग अलग है तो जिसको घोला जाता है, ऐसे समझने वाला डेफिनेशन ये है, टेक्निकल डेफिनेशन थोड़ा सा अलग है, वो हम बताएंगे। तो जो घुल जाता है, जो डिसॉल्व हो जाता है वो सॉल्यूट है, और जिसमें डिसॉल्व होता है वो सॉल्वेंट है। ठीक है। तो कंसंट्रेशन टर्म हेडिंग देना, और हेडिंग देके लिखना कंसंट्रेशन टर्म्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट रिलेटिव अमाउंट, है ना, एक्चुअल अमाउंट नहीं, रिलेटिव अमाउंट, आर यूज टू रिप्रेजेंट रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? तो सॉल्वेंट में अगर आप सॉल्यूट को मिला दोगे तो इससे बन जाता है सॉल्यूशन। ठीक है। क्या हम बताएं? सॉल्वेंट की जगह पे क्या ले लो? फॉर एग्जांपल हम बताएं कि सॉल्वेंट की जगह पे वाटर ले लो, और सॉल्यूट की जगह पे चीनी ले लो, है ना। तो इससे सॉल्यूशन जो बनता है, कौन सा सॉल्यूशन बन जाता है? शुगर वाटर का शरबत हमारा बन जाता है। तो यहाँ पे चीनी हमारा सॉल्यूट हो गया और वाटर जो है वो सॉल्वेंट हो गया। तो डिफाइन कैसे किया जाता है सॉल्वेंट और सॉल्यूट को? अभी सिखाएं। व्हेन बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर इन सेम फेज। याद रखना अच्छे से, जब दोनों का दोनों सेम फेज में हो, दोनों लिक्विड फेज में हो, चाहे दोनों गैसियस फेज में हो, इस तरह से। दोनों सॉलिड फेज में अगर रहेगा तो सॉल्यूशन नहीं बनता है। सॉल्यूशन तभी बनेगा, इनफैक्ट अभी हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो तो केवल लिक्विड वाले का ही पढ़ेंगे। तो अगर सेम फेज होगा तो दोनों का दोनों लिक्विड फेज ही होगा। अलग अलग फेज होगा तो एक लिक्विड होगा, दूसरा सॉलिड होगा। ठीक है, जैसे ये वाला था। व्हेन बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर इन सेम फेज देन कंपाउंड, चाहे सब्सटेंस भी लिख सकते हो, present in higher amount is called solvent and substance present in a smaller amount is called solute। तो ये तो समझ गए। अगर दोनों का फेज सेम हो, तब सेम फेज में रहेगा तो जो ज्यादा मात्रा में है वो सॉल्वेंट, जो कम मात्रा में है वो सॉल्यूट। जैसे हम बता दिए, पानी और दूध का अगर मिक्सचर है ना, तो पानी और दूध का मिक्सचर है, चाहे पानी और अल्कोहल का मिक्सचर है, तो अल्कोहल कम मात्रा में है तो अल्कोहल सॉल्यूट है, पानी ज्यादा मात्रा में है तो पानी सॉल्वेंट। लेकिन पानी कम हो गया और अल्कोहल ज्यादा हो गया तो पानी हो जाएगा सॉल्यूट, अल्कोहल हो जाएगा सॉल्वेंट। एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये वाला, जब दोनों का फेज अलग अलग है तो इसको देखो डिफाइन करने का टेक्निकल डेफिनेशन क्या होता है। देखो, एक सब्सटेंस ये है, दूसरा सब्सटेंस ये है, दोनों को मिक्स किए तो आपके पास सोल्यूशन आ गया। तो देखो बच्चों, मिक्स करने के बाद जिस कंपाउंड का फेज मेंटेन रह जाता है, समझना ध्यान से, मिक्स करने के बाद जिस कंपाउंड का फेज मेंटेन रह जाता है उसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट, और दूसरा वाला कहलाता है सॉल्यूट। जैसे कि देखो यहाँ पे शुगर जो है वो किस फेज में है? सॉलिड फेज में। वाटर किस फेज में है? वाटर है लिक्विड फेज में।
और दोनों को मिक्स किए तो जो हमारा शरबत बनता है वो भी किस फेज में बनता है, लिक्विड फेज में। तो किसका फेज मेंटेन रह गया, वाटर का फेज मेंटेन रह गया, वाटर का फेज लिक्विड, शुगर वाटर जो है उसका ही फेज लिक्विड। कहने का मतलब जिसका फेज मेंटेन रह गया वो हमारा सॉल्वेंट है, और दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला हमारा सॉल्यूट है। ये सॉल्यूट शुगर हमारा सॉल्यूट हो गया, ठीक है। तो इसको भी लिख लो, व्हेन both solute and solvent are in different phase, ठीक है। अगर दोनों डिफरेंट फेज में है तो वो कंपाउंड जिसका फेज सॉल्यूशन के फेज के सेम है उसे हम सॉल्वेंट बोलेंगे। देन substance which has same phase as that of solution, है ना। वो सब्सटेंस जिसका फेज सॉल्यूशन के फेज के सेम है, सेम फेज एज दैट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट, एंड दी अदर सब्सटेंस जो दूसरा वाला है इज कॉल्ड सॉल्यूट। क्या सीखा बच्चों, जिस कंपाउंड का फेज सॉल्यूशन के फेज के इक्वल है वो सॉल्वेंट होगा और दूसरा वाला सॉल्यूट होगा। तो सॉल्वेंट सॉल्यूट को एक डेफिनेशन से डिफाइन नहीं किया जाता है, दो तरह से डिफाइन किया जाता है। अगर दोनों का फेज हमारा सेम है तो जो ज्यादा मात्रा में होगा सॉल्वेंट, कम मात्रा में है वो सॉल्यूट। अगर दोनों का फेज अलग अलग है तो जिसका फेज मिक्स करने पे मेंटेन रह जाता है, चाहे जिसका फेज सॉल्यूशन के फेज के इक्वल है वो सॉल्वेंट और दूसरा वाला सॉल्यूट, ठीक है। इतना नोट कर लो पहले। अगला हेडिंग तो बच्चों, फॉलोइंग आर सम कंसंट्रेशन टर्म्स। तो जो जो कंसंट्रेशन टर्म हमें यहाँ पढ़ना है वो सारा अभी हम लोग लिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो लिखना शुरू करो। पहला होता है परसेंटेज वेट बाय वेट। क्या होता है ये सारी बातें डिटेल में करेंगे, अभी बस लिखते जाओ। दूसरा होता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज, है ना, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट नहीं। पहला हो गया वेट बाय वेट, दूसरा वेट बाय वॉल्यूम, तीसरा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। नंबर चार होता है पीपीएम। पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। पीपीबी भी होता है पार्ट्स पर बिलियन, पीपीटी भी लिख सकते हो पार्ट्स पर ट्रिलियन, ठीक है। तो ये बताएंगे बाद में, अभी पीपीएम ही लिखो। पांचवा होता है ग्राम पर लीटर, ठीक है। ग्राम पर लीटर नाम से क्लियर है, 1 लीटर में कितना ग्राम होगा, है ना। नंबर 6 में हम लेते हैं मास फ्रैक्शन को। नंबर 7 हो जाता है मोल फ्रैक्शन। ये मास फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन कोई नया चीज नहीं है, जो कभी हम लोग मोल परसेंटेज मास परसेंटेज पढ़े थे वही है। डिफरेंस बस इतना है कि परसेंटेज को 100 में डिफाइन करते हैं, फ्रैक्शन को 1 में डिफाइन करते हैं, ठीक है। 8वां है मोलैरिटी और नंबर 9 है मोलैलिटी, ठीक है। तो मेनली ये 3 हम लोगों को पढ़ना है, ये 3 इंपॉर्टेंट होता है, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैलिटी। और एक अलग से कंसंट्रेशन टर्म है जिसको हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, नंबर 10, जिसका नाम होता है नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी हम लोग पढ़ेंगे किस चैप्टर में, तो रेडॉक्स रिएक्शन एक चैप्टर है, चाहे स्टोइकियोमेट्री 2 चैप्टर का नाम है, चाहे टाइट्रेशन भी बोलते हैं उसको, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन, उस चैप्टर में हम लोग नॉर्मेलिटी को पढ़ेंगे, ठीक है। इनके अलावा कुछ स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म होता है। स्पेशल का मतलब वो इन जनरल डिफाइंड नहीं होता है। जैसे ये इतना कंसंट्रेशन टर्म देखे, तुम इन कंसंट्रेशन टर्म्स को किसी भी कंपाउंड के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन ये कंसंट्रेशन टर्म अब जो लिखेंगे वो सबके लिए डिफाइंड नहीं है, कुछ पार्टिकुलर कंपाउंड में ही उन कंसंट्रेशन टर्म्स को इस्तेमाल किया जाता है। क्या नाम है, एक का नाम है वॉल्यूम
स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड चाहे H2O2 सोल्यूशन, और दूसरे का नाम है परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम सल्फर। ठीक है, नाम से क्लियर है। पहला वाला जो कंसंट्रेशन टर्म है वो केवल H2O2 के लिए डिफाइन होता है, और जो दूसरा वाला है वो केवल ओलियम सैंपल के लिए डिफाइन होता है। ओलियम क्या होता है, ये सारी बातें बाद में होंगी। तो बच्चों, कंसंट्रेशन टर्म टॉपिक में ये आपको इतना सारा पढ़ना है, इससे रिलेटेड सारा न्यूमेरिकल देखना है, कंप्लीट इसको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो नोट करिए इतना पहले। शुरू करते हैं। पहला देखकर लिखो परसेंटेज W/W और परसेंटेज वेट बाय वेट। तो देखो बच्चों, फॉर्मूला बात की बात है, कैसे इस्तेमाल करना है बात की बात है। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, मान लो 30% W/W NaOH सोल्यूशन, तो आपको पहले इसको प्रैक्टिकली फील करना है अच्छे से कि ये है क्या, तब जाकर इस पे तुमको अच्छे से कमांड आएगा। नाम देखते ही तुमको अच्छे से इसको फील करना है। क्या लिखा है, 30% W/W NaOH सोल्यूशन, 30% वेट बाय वेट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। इसका मीनिंग क्या होता है, तो देखो नाम से ही क्लियर है, समझाते हैं। 30% का मतलब क्या, 100 में 30। अब सवाल उठता है कि 100 क्या और 30 क्या, तो 100 होता है टोटल, तो 100 हमारा हो जाएगा सोल्यूशन, टोटल यहाँ पे सोल्यूशन है। और 30 क्या होगा, तो 30 हमारा NaOH हो जाएगा, क्योंकि NaOH का सोल्यूशन है तो सोल्यूशन में NaOH है। ठीक है, तो 30% का मतलब 30/100, 30/100 को W/W से कंपेयर करो, यानी 30 हमारा वेट है, 100 भी हमारा वेट है। 30/100 W/W, 30 वेट 100 भी वेट, 100 में 30, इसका मतलब क्या, 100 ml में 30 ml, 100 ml में 30 ग्राम, या 100 ग्राम में 30 ग्राम। तो लिखा हुआ है वेट बाई वेट, यानी दोनों का दोनों वजन होगा, वजन का मतलब मास, तो हम बोलेंगे 100 ग्राम में 30 ग्राम। अब 100 ग्राम कौन और 30 ग्राम कौन, तो सॉल्यूशन में NaOH, यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो वैसा सॉल्यूशन कितना भी हो सकता है, इतना हो सकता है 10 लीटर, 50 लीटर, 500 लीटर, कितना भी हो सकता है। लेकिन है ना, 1000 ग्राम, 500 ग्राम, ग्राम में भी कितना मर्जी भी हो सकता है, पूरा का पूरा कमरा भरा हुआ सॉल्यूशन से। इसलिए हम बोले थे कि कंसंट्रेशन टर्म तुमको एग्जैक्ट नहीं बताता है कितना है, वो रिलेटिव अमाउंट बताता है। वो ये बता रहा है कि भले ही कमरा भरा हुआ है इस सॉल्यूशन से, लेकिन इस सॉल्यूशन का अगर तुम 100 ग्राम निकालोगे, 200 नहीं, अगर तुम 100 ग्राम निकालोगे, तो उस 100 ग्राम में 30 ग्राम NaOH होगा, उस 100 ग्राम में 30 ग्राम NaOH होगा, रेस्ट सॉल्वेंट होगा। और सॉल्वेंट नहीं दिया है तो हम मानकर चलेंगे कि सॉल्वेंट हमारा वाटर है। तो सॉल्वेंट अगर नहीं दिया है तो हम बोलेंगे कि 100 ग्राम में 30 ग्राम NaOH होगा, बाकी का 70 ग्राम पानी होगा। ठीक है, 200 ग्राम लोगे तो 60 ग्राम NaOH होगा, 1000 ग्राम लोगे तो 300 ग्राम NaOH होगा, उसी रेशियो में चेंज होता जाएगा, है ना। लेकिन ये रिलेटिव अमाउंट दिया, एक्चुअल में सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि एक्चुअल में हमारा पूरा का पूरा सोल्यूशन कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मीनिंग बताओ, इसका मीनिंग क्या होगा। सोल्यूशन मीन्स इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन 30 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट। ठीक है, 100 ग्राम में 30 ग्राम NaOH मौजूद है, ये इसका मीनिंग हो गया। ठीक है बच्चों, तो देखो, तो 100 ग्राम में 30 ग्राम है, 30% है, तो एक तरह से ये तो परसेंटेज बाय मास हो गया, क्योंकि 100 ग्राम है, 30 ग्राम है। तो परसेंटेज वेट बाय वेट कुछ दूसरा चीज नहीं होता है, जो हम लोग पहले पढ़े थे परसेंटेज बाय मास, उसी का फैंसी नाम है परसेंटेज वेट बाय वेट, और कुछ ये डिफरेंट चीज नहीं है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला वही होगा जो परसेंटेज बाय मास का होता है, यानी क्या हो जाएगा, वेट ऑफ चाहे मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो टोटल मास यहाँ पे नहीं लिख के थोड़ा स्पेसिफिक कर देंगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास लिखोगे तो भी सही है, इनटू हो जाएगा 100। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, जो कि हमें पहले से पता था। ठीक है, अगर तुम इसको डिराइव करना चाहो तो ऐसे डिराइव कर सकते हो। देखो, परसेंटेज है ना, तो 100 में निकालना है,
तो W ग्राम सॉल्यूशन में सपोज करो X ग्राम सॉल्यूट है, तो 1 ग्राम सॉल्यूशन में कितना होगा, X बाई W ग्राम सॉल्यूट होगा। तो 100 में कितना होगा, 100 में कितना आ गया, X बाई W इंटू 100 ग्राम सॉल्यूट आ गया, क्योंकि 100 में निकाले हो। तो यही हमारा क्या है, परसेंटेज वेट बाई वेट। जरा कंपेयर करो तो परसेंटेज वेट बाई वेट बराबर क्या आया, X बाई W। X क्या था, सॉल्यूट का मास है ना, तो ऊपर में क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई, नीचे में क्या है, W। W किसका मास है, सॉल्यूशन का, तो नीचे में हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और इनटू कितने से किए हो, 100 से। देखो तो यही सेम फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो तुम्हारा मर्जी, वो नोट करना चाहे नहीं नोट करना, कोई जरूरत नहीं है। ये 3 लाइन भले ही नोट कर लेना, है ना, उसके बाद डायरेक्ट ये लिख लोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो क्या सीखे तुम, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। बाकी सवाल जितना भी घुमाए वो सवाल की मर्जी, कॉन्सेप्ट यही है। 30% वेट बाई वेट NaOH सोल्यूशन, यानी 100 ग्राम में 30 ग्राम NaOH होगा। अगर ये दिया रहा तो अगर निकालना है परसेंटेज वेट बाई वेट, तो तुम लिखोगे वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सोल्यूशन गुना 100। चलिए बच्चों, अब एक बात बताओ, मान लो ये लैब है, लैब में एक्सपेरिमेंट होता है। एक्सपेरिमेंट में, है ना, बहुत सारा स्पेसिमेन रखा हुआ है कंटेनर में, छोटा छोटा सीसी में बहुत सारा सोल्यूशन रखा हुआ है, और सोल्यूशन पे कागज चिपकाया हुआ है, उस पर लिखा हुआ है, किसी पे लिखा हुआ है 30% वेट बाई वेट, किसी पे लिखा हुआ है 30% वेट बाई वॉल्यूम, किसी पे लिखा है 40% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। हर तरह का कंसंट्रेशन टर्म वहां पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो एक बात बताओ, क्या तुम चाहोगे कि जो लेबल उस पर चिपका हुआ है, ठंड के दिन में जो हमारा लेवल है और जो उसके अंदर में सोल्यूशन है, वो दोनों का रीडिंग सेम आ रहा है? क्योंकि जो तुम लेवल चिपका के रखे हो, तुम एक्सपेरिमेंट कभी ना कभी किए होगे, और एक्सपेरिमेंट करके तुम लेवल चिपका दिए कि भैया ऐसा है कि ये सोल्यूशन जो है ये 30% वेट बाई वेट है, ठीक है, चाहे 30% वेट बाई वॉल्यूम है। अब पता चला कि तुम एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसमें तुम एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें कमरे का टेम्परेचर कुछ और था, और बहुत दिनों के बाद जब कोई और एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसी बॉटल को वो उठाता है और वो रीडिंग पढ़ता है और सोचता है कि अच्छा इसका तो कंसंट्रेशन टर्म इतना है, 30% वेट बाई वेट, चाहे 30% वेट बाई वॉल्यूम है, और वो उसके बेसिस पे अपना एक बहुत ही सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट करता है, और पता चलता है कि उसका एक्सपेरिमेंट हो गया गलत। क्यों? क्योंकि कुछ गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? तो एक बात बताओ, तुम पढ़े होगे बचपन में कि टेम्परेचर के चेंज होने से ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम चेंज होता है, वॉल्यूम, मास चेंज नहीं होता, वॉल्यूम चेंज होता है। तो अगर टेम्परेचर के चेंज होने से वॉल्यूम चेंज करेगा, तो जिस समय तुम कंसंट्रेशन टर्म निकाल रहे थे, हो सकता है कि उस समय वॉल्यूम कुछ और था, और टेम्परेचर चेंज होने से वॉल्यूम कुछ और हो गया। वॉल्यूम चेंज किया तो हमारा रिजल्ट चेंज करेगा, लेकिन तुम जो कागज चिपका दिए हो उसका रीडिंग तो चेंज नहीं करेगा। तो मेरा सवाल यह है कि तुम्हारे काम का ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा एक्यूरेट कंसंट्रेशन टर्म कौन सा होगा? तो तुम बोलोगे वो होगा जो टेम्परेचर के साथ चेंज ना करे। तो टेम्परेचर के साथ चेंज कौन नहीं करेगा? टेम्परेचर के साथ वो कंसंट्रेशन टर्म चेंज नहीं करेगा जिसमें केवल मास मौजूद हो, चाहे मोल मौजूद हो, चाहे वो क्वांटिटी मौजूद हो, जो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि परसेंटेज वेट बाई वेट जो है, ये कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है, तो तुम एनालाइज करो, ऊपर भी मास है नीचे भी मास है, क्या टेम्परेचर के चेंज होने से मास चेंज करता है? मास कभी नहीं चेंज करता है। अगर 1 मोल तुम्हारे पास वाटर है तो वो 18 ग्राम होगा, चाहे वो ठंड का मौसम हो, चाहे वो गर्मी का मौसम हो, चाहे वो अंटार्कटिका हो, चाहे कोई भी प्लेनेट हो, चाहे उसको तुम वेपोराइज कर दो तो भी उसका वजन 18 ग्राम ही रहेगा और 1 मोल ही होगा। लेकिन हाँ, उसका वॉल्यूम चेंज कर जाएगा, वॉल्यूम चेंज कर जाएगा, अलग अलग टेम्परेचर पे वॉल्यूम कुछ और, अलग अलग फेज में भी उसका वॉल्यूम कुछ और होगा, ठीक है। तो इस कंसंट्रेशन टर्म में केवल वेट का टर्म आया है, मास का टर्म आया है, तो हम लिखेंगे दिस किसके लिए आया है? परसेंटेज वेट बाई वेट के लिए। दिस कंसंट्रेशन टर्म इज, कंसंट्रेशन टर्म होगा बच्चों यहाँ पे, दिस कंसंट्रेशन टर्म इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, है ना, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव सवाल छोटा छोटा पूछ सकता है, ठीक है। तो ये इतना नोट करो, कॉन्सेप्ट इसका खत्म हुआ, और इस पे बहुत ही आसान सा सवाल देते हैं, ठीक है। पॉज करोगे और उसको सॉल्व करोगे, और बहुत सारे बच्चे उसको गलत करोगे, देखना बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन फिर भी तुम लोग से गलत कराएंगे। नोट करो इसको।
देखो बच्चों, ये सवाल लिखो कॉपी में और इसका सॉल्व करके वीडियो पॉज करके बस इसका, है ना, और सॉल्व करके इसका एक्सप्रेशन लिखो, चाहे सॉल्व भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो करते हैं हम। देखो बच्चों, परसेंटेज वेट बाय वेट बराबर, हमसे पूछ रहा है परसेंटेज वेट बाय वेट, तो परसेंटेज वेट बाय वेट बराबर क्या, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो सॉल्यूट का मास कितना है, सॉल्यूट हमारा NaOH है जो कि 50 ग्राम है, 50 ग्राम लिख दो, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 200 ग्राम, इंटू हो गया 100। ठीक है, आ गया 25। सही है, आया है, मैच कराओ। तो जितनों का 25 आया है, गलत हो गया। तो ये बहुत सारा लोग फर्स्ट टाइम में गलती करता है, उनको लग रहा है कि 50 ग्राम किस में है, 200 ग्राम में है, तो 50 को 200 से भाग देके 100 से गुना कर दो। इस पे तुम ध्यान नहीं दिए, 200 ग्राम पानी है, 200 ग्राम सोल्यूशन नहीं है। 50 ग्राम NaOH 200 ग्राम पानी में है, तो 200 ग्राम सॉल्वेंट में है ना, और हम डिवाइड किससे करते हैं, हम सोल्यूशन से डिवाइड करते हैं। तो सोल्यूशन को निकालने के लिए पानी और NaOH दोनों को आपको ऐड करना होगा। कहने का मतलब करेक्ट हमारा क्या होगा, परसेंटेज वेट बाय वेट बराबर वही सेम चीज है ना, वेट ऑफ सॉल्यूट, चाहे मास ऑफ सॉल्यूट, ये मत सोचना कि यहाँ मास लिख दिया इसलिए गलत हुआ है, और वेट करके हम सही कर रहे हैं, दोनों सेम चीज है ना। वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सॉल्यूट कितना है 50 ग्राम, है ना, और अगर सॉल्यूशन लिखोगे तो दोनों को ऐड करके लिखना होगा, सॉल्यूट में सॉल्वेंट ऐड करोगे तब सॉल्यूशन आएगा। तो 200 में 50 जोड़ दो, कितना आ गया 250 आ गया, इंटू हो जाएगा 100, और ये हो गया 20%। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये जितना बच्चों का आया होगा कुछ बच्चों का, उन बच्चों का सही हुआ। ठीक है, नोट कर लो, बढ़ते हैं आगे। अगला हेडिंग में बच्चों, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, चाहे लैंग्वेज में लिख सकते हो इस तरह से। ठीक है, अब आइडिया लग जाएगा तुम लोगों को। मान लो दिया हुआ है 40% वेट बाय वॉल्यूम NaOH सॉल्यूशन, तो बताओ इसका मीनिंग क्या होगा, है ना। तो 40%, 40/100, 100 में 40, 40/100 40 वेट हो गया, लेकिन 100 तो वॉल्यूम हुआ। तो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन टोटल वाला होता है, तो देखो सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है, तो लिखेंगे 100 ml, लीटर नहीं, है ना, ml लेते हैं, वॉल्यूम में ml लेते हैं और मास में ग्राम लेते हैं। इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन 40 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट। ठीक है, बस हो गया, कुछ नहीं था उसमें, वेट बाय वेट था तो 100 ग्राम में 40 ग्राम, यहाँ वेट बाय वॉल्यूम है तो 100 ml में 40 ग्राम हो गया। फॉर्मूला क्या हो जाएगा बता सकते हो तुम लोग, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम किसका, सॉल्यूट का। लिखना कोई जरूरी नहीं है, ये अंडरस्टूड रहता है कि सॉल्यूट का ही बोल रहा है। तो देखो ऊपर में क्या आएगा, ऊपर में मास आएगा सॉल्यूट का, और लेकिन नीचे में वॉल्यूम आ जाएगा सॉल्यूशन का। तो लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट किस यूनिट में, ग्राम में, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये किस यूनिट में, तो ये हो जाएगा ml में, और इंटू क्या, इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट बता दो, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा या नहीं होगा। तो आपका आंसर होगा टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। क्यों, टेम्परेचर के चेंज होने से वेट तो नहीं चेंज करेगा सॉल्यूट का, लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो चेंज कर सकता है ना। अगर वॉल्यूम चेंज कर गया तो परसेंटेज वेट बाय वेट की तुलना में ये उतना बढ़िया हमारा कंसंट्रेशन टर्म नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। कमरे का टेम्परेचर चेंज हो गया तो हमारा जो सोल्यूशन है उसका जो कंसंट्रेशन टर्म का वैल्यू है ये वाला, वो भी हमारा चेंज कर जाएगा, एरर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे, सीधे लिख सकते हो एरो देकर, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है बच्चों, नोट कर लो।
देखो बच्चों, ये हमारा सवाल है, कैसे किया जाए इसको। बोल रहा है कि 2 मोल NaOH है, उसको मिक्स किया गया 5 मोल वाटर में। अगर डेंसिटी सॉल्यूशन का इतना दिया हुआ है, डेंसिटी दे दिया। क्यों दिया डेंसिटी? क्योंकि 2 मोल NaOH 5 मोल वाटर से हमारा मास तो आ जाएगा लेकिन वॉल्यूम नहीं आएगा, तो वॉल्यूम लाने के लिए डेंसिटी दे दिया। तो बोल रहा है बताइए परसेंटेज वेट बाय वेट और वेट बाय वॉल्यूम NaOH का क्या होगा सोल्यूशन में। ठीक है, तो सबसे पहले ये काम करो, अलग अलग निकाल लो। तो वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? हमारा सॉल्यूट कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मास बराबर क्या होता है? मोल इंटू मोलर मास। 2 मोल दिया हुआ है तो 2 को मोलर मास 40, NaOH का मोलर मास 40 आएगा, से मल्टीप्लाई करोगे तो आ गया 80 ग्राम। बिल्कुल उसी प्रकार से वेट ऑफ सॉल्वेंट भी पता कर लो। सॉल्वेंट कौन होगा? यहाँ पे वाटर होगा। ठीक है, कितना दिया है? 5 मोल। 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 18 से, ये हो जाएगा 90 ग्राम। तो वेट ऑफ सोल्यूशन क्या आएगा? वेट ऑफ सोल्यूशन हो गया, दोनों को ऐड कर दो, 80 + 90, ये हो गया 170 ग्राम। ठीक है, तो यहां से हमारा परसेंटेज वेट बाय वेट तो आ जाएगा। परसेंटेज वेट बाय वेट बराबर मास ऑफ सॉल्यूट यानी कितना? 80 डिवाइडेड बाय टोटल मास जो कि आया था 170 इंटू हो गया 100। लेकिन जब आप परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालोगे तो इसका फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू होता है 100। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 80, लेकिन वॉल्यूम तो नहीं पता सॉल्यूशन का, तो वॉल्यूम निकालना होगा। तो देखो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा? मास बाई डेंसिटी हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, डेंसिटी बराबर क्या पढ़े थे हम लोग? डेंसिटी बराबर फॉर्मूला था मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, अगर डेंसिटी तुम्हारा सोल्यूशन का दिया है तो मास भी सोल्यूशन का यूज करोगे, वॉल्यूम भी सोल्यूशन का। मिक्सिंग मत करना, हो जाएगा गड़बड़। ठीक है, डेंसिटी अगर सॉल्यूट का दिया है, सॉल्यूट का, तो मास भी सॉल्यूट का, वॉल्यूम भी सॉल्यूट का। डेंसिटी अगर सॉल्वेंट का दिया है तो मास भी सॉल्वेंट का, वॉल्यूम भी सॉल्वेंट का। कहने का मतलब डेंसिटी जिसका दिया रहेगा उसी का मास और वॉल्यूम इस्तेमाल होगा। एकदम अच्छे से दिमाग में इसको डाल लो। ठीक है, तो देखो डेंसिटी किसका दिया हुआ है? डेंसिटी दिया है सोल्यूशन का, तो मास भी होगा सोल्यूशन का, वॉल्यूम भी होगा सोल्यूशन का। तो ये वॉल्यूम किसका निकल के आ रहा है? ये वॉल्यूम निकल के आ रहा है सोल्यूशन का। तो सोल्यूशन का मास कितना है? 170, और उसका डेंसिटी कितना दिया हुआ था? 1.3। 1.3 से डिवाइड कर दिया तो हमारा वॉल्यूम आ गया किस यूनिट में? ml में आ गया, क्योंकि डेंसिटी 1.3 ग्राम पर ml था। बस वॉल्यूम निकल गया, वहां वॉल्यूम पुट कर दो, कितना आ जाएगा? 170/1.3 इंटू हो जाएगा 100। यही आंसर हो गया। चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 80 1.3 को ऊपर भेज दो, डिवाइडेड बाई 170 इंटू हो गया 100। बस एक्सप्रेशन ही लिखना है, पूरा सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है ना। एक ये भी हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, खुद से ट्राई करो, एक बार इसको नोट कर लो। देखो बच्चों, ये सवाल देखो, तो बोल रहा है 40% वेट बाय वॉल्यूम NaOH है और तुमको परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना है। इस सवाल में वेट बाय वेट दिया है और वेट बाय वॉल्यूम निकालना है। तो यहाँ पे काम आता है हमारा मीनिंग वाला पार्ट। जब भी ऐसा सवाल है, कोई कंसंट्रेशन टर्म तुमको पहले से दिया है,
सबसे पहले मीनिंग लिख दो। जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा तुमको मीनिंग लिखने की जरूरत नहीं होगी, तुम दिमाग में कर लोगे, लेकिन अभी तुम मीनिंग जरूर लिखोगे। तो पहले इसका मीनिंग बताओ क्या होगा। वेट बाई वॉल्यूम है तो हम लिखेंगे इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन 40 ग्राम NaOH है ना आर प्रेजेंट। ठीक है, ये इसका मीनिंग हुआ। तो जैसे ही हम मीनिंग लिखे, अब सवाल ऊपर वाला भूल जाओ, ये हमारा सवाल हो गया। और डेंसिटी हमें दिया हुआ है बच्चों, परसेंटेज वेट बाय वेट पूछ रहा है, तो परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। सॉल्यूट का वेट कितना देखो तो 40 ग्राम NaOH लिख दिया हमने, 40 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का वेट निकालना है, तो डेंसिटी बराबर क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम, यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ध्यान रहे डेंसिटी भी सॉल्यूशन का, वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का डेंसिटी कितना है 1.2 और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 100 ml। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये आ गया 120 ग्राम। तो डेंसिटी की मदद से हमने मास निकाल लिया सॉल्यूशन का, डिवाइड कर दो 120 से इंटू कर दो 100, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कहने का मतलब मीनिंग जैसे लिखोगे सवाल तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे सवाल लिखा रहेगा तो हो सकता है कि समझने में थोड़ी दिक्कत हो। ठीक है, तो इसमें बताओ क्या करेंगे, इसमें भी सबसे पहले मीनिंग लिखेंगे 40% वेट बाय वेट। तो इसका मीनिंग हो गया इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन 40 ग्राम NaOH आर प्रेजेंट। ठीक है, 40 ग्राम NaOH आ गया, लेकिन वेट बाय वॉल्यूम है तो हमें वॉल्यूम चाहिए सोल्यूशन का और डेंसिटी दिया हुआ है, तो क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बराबर मास बाय डेंसिटी, और सोल्यूशन का मास कितना है 100, डेंसिटी कितना है 1.3। तो यहाँ से वॉल्यूम आ गया ml में, बस खत्म हो गया। यहाँ से लिखोगे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaOH बराबर। ठीक है, तो क्या आएगा ऊपर में, वेट ऑफ NaOH, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 40 ग्राम, लिख दो 40 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100/1.3 लिख दिया हमने, 100/1.3 और इंटू कितना इंटू 100, 100 से 100 कट गया, 1.3 ऊपर चला गया, 40 इंटू 1.3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कितना आ गया 52% आ गया। ठीक है, हो गया। यानी वेट बाय वॉल्यूम से वेट बाय वेट निकल जाएगा और वेट बाय वेट से वेट बाय वॉल्यूम भी निकल जाएगा, बशर्ते कि तुमको डेंसिटी दिया हुआ है। ठीक है, नोट कर लो। अगला हेडिंग दो बच्चों, नंबर 3, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे रिलेटेड सवाल बहुत कम पूछता है। आइडिया तुमको लग ही गया है। मान लो तुमको दिया हुआ है 40% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम C2H5OH सोल्यूशन, ऐसा कर दिया है। तो इसका क्या मीनिंग होगा, इसका मीनिंग हो जाएगा इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो 100 ml में 40 ml, इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन 40 ml C2H5OH इज प्रेजेंट। ठीक है, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम ऑफ C2H5OH डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, चाहे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, ये हो गया बच्चों। लेकिन एक और देखो, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कहाँ पे बहुत काम का होता है, यहाँ उतना काम का नहीं है। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बहुत ही काम का होता है जब इसको गैसियस मिक्सचर में डिफाइन किया जाता है। जैसे एयर में ऑक्सीजन कितना है, तो तुमको बोल देगा कि एयर में जो ऑक्सीजन है वो लगभग 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, यानी कि 100 ml एयर में 20 ml हमारा ऑक्सीजन है। तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को अगर गैसियस मिक्सचर के लिए डिफाइन करोगे, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम फॉर गैसियस मिक्सचर, तो इसका एग्जांपल ले रहे हैं। अगर मान लो बोल दिया 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑक्सीजन इन एयर, ऐसा बोल दिया,
तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इन 100 ml ऑफ एयर, ठीक है, एयर के 100 ml में 20 ml ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। ठीक है बच्चों, 100 ml एयर में 20 ml ऑक्सीजन हमारा मौजूद है। ठीक है, तो देखो अगर इसके लिए लिखेंगे हम सेकंड वाले, इसके बाद हम इधर जा रहे हैं। ठीक है, अगर इसके लिए हम लिखेंगे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ ए नाम का कोई गैस है इन गैसियस मिक्सचर, एयर जो है हमारा वो भी तो है गैसियस मिक्सचर ही है। तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ ए, तो इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम किसका, गैसियस मिक्सचर का, इनटू हो जाएगा 100। ठीक है, तो देखो ये कितना इंटरेस्टिंग है, वॉल्यूम ऑफ ए बाय टोटल वॉल्यूम। देखो तो इसके उसे क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ ए बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100 हम लिख सकते हैं। अब अगर ए भी वॉल्यूम है और टोटल वॉल्यूम भी गैस का ही है, तो गैस पे तुमको पता है कि P बराबर एनआरटी हम लगा सकते हैं। P बराबर एनआरटी से तुम वॉल्यूम को लिख सकते हो एनआरटी बाई पी, तो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं ऊपर में क्या आ जाएगा, एनआरटी बाई पी, लेकिन वॉल्यूम ए का है तो मोल भी हमारा ए का आएगा डिवाइडेड बाई, नीचे भी सेम काम करो, एनआरटी डिवाइडेड बाई पी, लेकिन नीचे में टोटल वॉल्यूम है तो मोल भी टोटल आएगा, इनटू हो जाएगा 100। अब देखिए तो आर टी बाई पी कट गया तो क्या रिजल्ट आ गया, एन ए बाई एन टी इंटू 100, यानी क्या, मोल ऑफ ए बाई टोटल मोल गुना 100। ध्यान से देखो, मोल ऑफ ए बाई टोटल मोल गुना 100, ये चीज तुम पहले देख चुके हो। मोल ऑफ ए बाई टोटल मोल गुना 100 क्या मोल परसेंटेज होता है, यानी ये बराबर आ गया मोल परसेंटेज ऑफ ए, चाहे इसी को हम क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज बाई मोल। तो क्या नोटिस किया बच्चों, गैसियस मिक्सचर के केस में जो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है वो किसके बराबर हो गया, परसेंटेज मोल बाय मोल के बराबर हो गया। अब तुम टेम्परेचर को चेंज करो, अगर तुम टेम्परेचर को चेंज करोगे तो गैसियस मिक्सचर में अगर तुम टेम्परेचर को चेंज करोगे तो हमारे कंसेंट्रेशन टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वॉल्यूम रहने के बावजूद। क्यों, क्योंकि परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बराबर किसके है, परसेंटेज बाय मोल के, और टेम्परेचर के चेंज करने से मोल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मोल वही का वही रहेगा, मोल ए का भी वही रहेगा, टोटल मोल भी वही रहेगा। यानी कि ये वाला कंसेंट्रेशन टर्म गैस के केस में हमारा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये वाला कंसेंट्रेशन टर्म लिक्विड सॉल्यूशन के केस में है ना, ये कौन सा था, इन लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन के केस में ये हमारा कंसेंट्रेशन टर्म जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाता है टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करोगे तो C2H5O जो सॉल्यूट है उसका ही वॉल्यूम चेंज करेगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी चेंज करेगा, और दोनों का वॉल्यूम सेम फैक्टर से चेंज नहीं करेगा। अगर सेम फैक्टर से चेंज करता तो रेशियो सेम हो जाता, जैसा कि इसमें होता है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज बाय मोल के बराबर हो गया, और परसेंटेज बाय मोल टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज नहीं कर रहा है। इससे ये प्रूफ होता है कि यहां पे टेम्परेचर के चेंज होने से न्यूमरेटर भी चेंज हुआ होगा, डिनोमिनेटर भी चेंज हुआ होगा, लेकिन इस रेशियो पे अगर कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब कि जितना गुना का चेंज न्यूमरेटर में आया उतना ही गुना का चेंज डिनोमिनेटर में आया। यही रीजन है कि रेशियो हमारा यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों अलग अलग कंपाउंड है, दोनों में अलग अलग फैक्टर का चेंज आएगा, इसलिए रेशियो हमारा चेंज हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, लिक्विड सोल्यूशन के केस में हमारा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, लेकिन गैसियस मिक्सचर के केस में हमारा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है बच्चों, इतना पहले नोट करो, फिर हम ये दोनों लाइन लिखवा देते हैं। लिखते जाओ, इन केस ऑफ लिक्विड सोल्यूशन परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, अगला लिखो, इन केस ऑफ गैसियस मिक्सचर के केस में परसेंटेज बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंटेज बाय मोल। पहले तो आप ये लिखोगे, चाहे वॉल्यूम का रेशियो मोल के रेशियो के बराबर होता है, ये पॉइंट हम पहले ही बताए हैं मोल कॉन्सेप्ट में। परसेंटेज बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंटेज बाय मोल। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, प्रैक्टिकली इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बोल रहे हैं
कि 100 ml एयर में 20 ml O2 है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि 100 मोल एयर में 20 मोल O2 है ना। परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय मोल दोनों इक्वल हो गया। यानी कि ऑक्सीजन का सवाल में तुमको 20% बाय वॉल्यूम दिया है, तो तुम समझना कि 20% बाय वॉल्यूम ही नहीं, वो 20% बाय मोल भी दिया है। 100 मोल एयर में 20 मोल एयर, सॉरी 100 मोल एयर में 20 मोल ऑक्सीजन भी होगा, और 100 ml एयर में 20 ml ऑक्सीजन भी हम बोल सकते हैं, दोनों चीज हम बोल सकते हैं। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इससे क्या पता चला, हेंस ऊपर वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला पार्ट तो बस कंक्लूजन है इस वाले केस में। ऊपर वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम परसेंटेज बाय मोल के इक्वल होता है। हेंस परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम in case of gaseous mixture is temperature independent। सही है, ठीक है। अब देखो, तो इस पे एक सवाल हम दे सकते हैं तुमको, if air contains N2 and O2, यह वह सवाल है, बस थोड़ा सा हम लैंग्वेज चेंज करेंगे। अगर एयर में ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, कॉन्टेंस N2 and O2 एंड O2 इज 20% बाई वॉल्यूम, ऑक्सीजन जो है हमारा 20% बाई वॉल्यूम है, देन कैलकुलेट एवरेज मोलर मास ऑफ एयर। चाहे केवल मोलर मास भी लिख सकता था एयर का, एयर मिक्सचर है तो जो भी उसका मोलर मास होगा एवरेज ही होगा। तो इस सवाल में अगर मान लो ये सवाल दिया रहा है, तो तुमको दिया है परसेंटेज बाय वॉल्यूम, लेकिन अभी तुरंत हम तुमको सिखाएं कि जो परसेंटेज बाय वॉल्यूम होता है वही परसेंटेज बाय मोल भी होता है। तो हम लिखेंगे कि एयर कॉन्टेंस 20% O2 बाय वॉल्यूम, और हम इसी को बोल सकते हैं 20% बाई मोल। और अगर 20% बाई मोल है तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 80% बाई मोल हो जाएगा, चाहे 80% बाई वॉल्यूम भी बोल सकते हो। तो एम एवरेज क्या होता था, एम एवरेज बराबर टोटल मास बाई टोटल मोल, है ना। और चाहे मोल अगर तुमको दिया रहे, एक और लिखे थे हम N1 M1 प्लस N2 M2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, तो टोटल मोल कितना हो गया, 80 और 20 100 हो गया। टोटल मास कितना होगा, तो 100 मोल में 20 मोल ऑक्सीजन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि इन 100 मोल एयर 20 मोल O2 एंड 80 मोल N2 आर प्रेजेंट, ठीक है। 20 मोल O2 यानी मास कितना हो जाएगा, 20 गुना 32, और ये हो जाएगा 80 इंटू 80 मोल नाइट्रोजन, तो 80 इंटू 28 हो जाएगा। यहाँ से आप चाहो तो सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो 20% कभी भी परसेंटेज बाय वॉल्यूम देगा तो तुम दोनों के रेस्पेक्ट में सोचोगे। सवाल को सॉल्व करने के लिए तुम बाय वॉल्यूम भी दिमाग में चलाओगे और बाय मोल भी चलाओगे, जिससे तुम्हारा सवाल आसानी से हो जाए, उससे तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लो, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का कंसंट्रेशन टर्म जो है वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, ठीक। तो मिलते हैं अगले क्लास में।